तो चलिए अब हम इतिहास के उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां भारत की आत्मा बसती है। अब हम ईंटों और सड़कों की भौतिक दुनिया से निकलकर शब्दों और विचारों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वैदिक युग, मंत्रों की गूंज और ज्ञान का उदय। सिंधु घाटी के शानदार नगर जब इतिहास की धूल में सो गए, तब भारत की उपजाऊ धरती पर एक नई सुबह हुई। ये समय था लगभग 1500 ईसा पूर्व का। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों से होते हुए कुछ नए लोग गंगा और यमुना के मैदानों में बसने लगे। इन्हें आर्य कहा गया, लेकिन आर्य कोई जाति नहीं बल्कि एक विचार था जिसका अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। ये दौर सिंधु घाटी की तरह पक्के मकानों और शहरों का नहीं था। ये दौर था खुले आसमान के नीचे बहती नदियों के किनारे बसी छोटी छोटी बस्तियों का। यहाँ के लोग योद्धा थे, चरवाहे थे और सबसे बढ़कर वे प्रकृति के पुजारी थे। वैदिक काल का सबसे अनमोल खजाना है वेद। वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान। हजारों सालों तक इन वेदों को लिखा नहीं गया। गुरु अपने शिष्यों को इसे सुनाते थे और शिष्य उन्हें याद करते थे। इसे श्रुति कहा गया, यानी वह ज्ञान जो सुनकर सुरक्षित रखा गया। सबसे पहले आया ऋग्वेद। यह मानव जाति के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसमें देवताओं की स्तुति है, पर वे देवता कौन थे? वे थे प्रकृति के रूप। इंद्र जो वर्षा और युद्ध के देवता थे, अग्नि जो संदेशवाहक थे और वरुण जो जल के स्वामी थे। उस समय का इंसान प्रकृति से डरता नहीं था, बल्कि उसका सम्मान करता था। वह नदियों को मां कहता था और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत मानता था। इसके बाद सामवेद में संगीत आया, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और अथर्ववेद में औषधियों और दैनिक जीवन का ज्ञान समाहित हुआ। वैदिक समाज कबीलों में बंटा था, जिन्हें जन कहा जाता था। यहाँ संपत्ति का मतलब सोना या जमीन नहीं, बल्कि गाय थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, वह उतना ही समृद्ध। राजा, जिसे राजन कहते थे, वह कोई निरंकुश शासक नहीं था। वह कबीले का रक्षक था जिसे जनता चुनती थी। जरा कल्पना कीजिए, उन खुले मैदानों में दौड़ते हुए आर्यों के रथ, घोड़ों का प्रयोग और लोहे की खोज ने इस दौर को एक नई रफ्तार दे दी थी। कबीलों के बीच अक्सर युद्ध होते थे, पर समाज में एक अनूठा लोकतंत्र भी था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थीं, जहां आम लोग बैठकर राजा के साथ फैसले लेते थे। यहाँ तक कि महिलाओं को भी शिक्षा और शास्त्रार्थ का अधिकार था। गागी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं इसी काल की देन हैं। फिर जैसे जैसे समय बीता, समाज स्थिर होने लगा। बस्तियां अब महाजनपद बनने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इसी के साथ सामाजिक ढांचे में बदलाव भी आया। काम के आधार पर समाज 4 वर्णों में बंटने लगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में यह व्यवस्था लचीली थी, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म पर आधारित होने लगी। जब बाहरी अनुष्ठान और यज्ञ बहुत कठिन और खर्चीले होने लगे, तब भारत की मेधा ने एक बार फिर करवट बदली। लोग पूछने लगे, मैं कौन हूँ? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन्हीं गहरे सवालों के जवाब तलाशने के लिए उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यहाँ से भारतीय दर्शन की वह धारा निकली जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि जैसे महान वाक्य गूंज उठे। यहाँ कर्मकांड पीछे छूट गया और ज्ञान सर्वोपरि हो गया। वैदिक काल ने भारत को वही नींव दी जिस पर हमारी संस्कृति की इमारत खड़ी है। योग, ध्यान, आयुर्वेद और शून्य की खोज के बीज इसी दौर में बोए गए थे। लेकिन अब भारत एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर था। गंगा के मैदानों में लोहे की कुल्हाड़ियों ने जंगलों को साफ कर दिया था और अब बड़े बड़े साम्राज्य सिर उठा रहे थे। एक तरफ युद्ध की तलवारें खींच रही थीं, तो दूसरी तरफ शांति और अहिंसा की तलाश में 2 राजकुमार अपने महलों को छोड़ने वाले थे। तो चलिए अब हम इतिहास के उस रोमांचक मोड़ पर चलते हैं जहां भारत के छोटे छोटे कबीले विशाल साम्राज्यों में बदल रहे थे। ये वह दौर था जब एक तरफ सत्ता की भूख थी, तो दूसरी तरफ सत्य और शांति की तलाश। बुद्ध, महावीर और महाजनपदों का उदय। वक्त की धारा अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंच चुकी थी। गंगा के उपजाऊ मैदान अब पूरी तरह आबाद हो चुके थे।
लोहे के औजारों ने घने जंगलों को साफ कर दिया था और अब इंसान के पास सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, बल्कि व्यापार करने के लिए अधिशेष भी था। इसी समृद्धि ने जन्म दिया महाजनपदों को। पूरे उत्तर भारत में 16 विशाल राज्य उभर कर आए। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। ये राज्य आपस में टकरा रहे थे क्योंकि हर राजा चक्रवर्ती बनने का सपना देख रहा था। सत्ता का ये संघर्ष इतना तीव्र था कि इसने समाज में अशांति और तनाव पैदा कर दिया था। इसी कोलाहल के बीच भारत की मिट्टी से शांति की दो ऐसी लहरें उठी जिन्होंने पूरी दुनिया का रास्ता बदल दिया। हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की। इसी समय वैशाली के पास कुंडग्राम के राजकुमार वर्धमान ने सत्य की खोज में अपना राजपाट त्याग दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और महावीर कहलाए। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म का मार्ग दिखाया। महावीर का संदेश सरल था पर बहुत गहरा, अहिंसा परमो धर्मा। उन्होंने सिखाया कि केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और यहाँ तक कि छोटे जीवों के प्रति भी दया भाव रखना ही असली धर्म है। उनके पंच महाव्रतों ने समाज को ईमानदारी, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जात पात के बंधनों को तोड़कर हर इंसान के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। गौतम बुद्ध, मध्यम मार्ग की खोज। महावीर के समकालीन ही थे राजकुमार सिद्धार्थ। कपिलवस्तु के महलों में सुख सुविधाओं के बीच पल रहे सिद्धार्थ ने जब एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या जीवन सिर्फ दुख है? 27 साल की उम्र में वे आधी रात को अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़े। वर्षों भटकने के बाद बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने न तो बहुत कठोर तपस्या पर जोर दिया और न ही बहुत विलासिता पर। उन्होंने दिया मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा कि इच्छा ही दुखों का कारण है। बुद्ध की वाणी में वह जादू था कि खूंखार अंगुलिमाल जैसा डाकू भी उनके चरणों में गिरकर भिक्षु बन गया। बुद्ध ने संदेश दिया कि शांति बाहर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर है। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लहर भारत की सीमाओं को लांघकर पूरे एशिया में फैल गई। जहां एक तरफ बुद्ध और महावीर शांति का उपदेश दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मगध साम्राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने मगध को अजेय बना दिया था। मगध की राजधानी राजगृह पहाड़ों से सुरक्षित थी और बाद में बनी राजधानी पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। लोहे की खदानों ने मगध को बेहतरीन हथियार दिए और पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक महाशक्ति बन चुका था। लेकिन अभी इतिहास का सबसे बड़ा नायक पर्दे के पीछे था। मगध के सिंहासन पर नंद वंश का घमंडी राजा धनानंद बैठा था। तभी तक्षशिला की गलियों से एक साधारण दिखने वाला लेकिन असाधारण बुद्धि का धनी ब्राह्मण मगध की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में अपमान की आग थी और आंखों में अखंड भारत का सपना। उनका नाम था चाणक्य और उनके साथ था एक युवक जिसका नाम था चंद्रगुप्त। भारत का पहला महान साम्राज्य। कैसे चाणक्य की नीति ने एक चरवाहे बालक को भारत सम्राट बना दिया और कैसे अशोक ने युद्ध की तलवार त्याग कर प्रेम का चक्र चलाया। तैयार हो जाए मौर्य साम्राज्य की उस गौरवशाली गाथा के लिए जिसने भारत का नाम दुनिया के मानचित्र पर स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। तो चलिए अब हम उस अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसे भारतीय इतिहास का प्रथम महान साम्राज्य कहा जाता है। ये वह दौर है जब बिखरा हुआ भारत पहली बार एक झंडे के नीचे आया। मगध अब शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति एक अहंकारी राजा धनानंद के हाथों में कैद थी। जनता करों के बोझ से दबी थी और उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर यूनानी विजेता सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। भारत को इस समय किसी साधारण राजा की नहीं, बल्कि एक युग पुरुष की जरूरत थी। इसी दौर में इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है आचार्य चाणक्य का। तक्षशिला के इस साधारण दिखने वाले ब्राह्मण के पास वह तीक्ष्ण बुद्धि थी जो साम्राज्य बना भी सकती थी और मिटा भी। जब धनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान किया
तो उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और प्रण लिया कि जब तक वे इस घमंडी नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे, अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। चाणक्य को तलाश थी एक ऐसे शिष्य की जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके, और उन्हें वह शिष्य मिला, एक बालक चंद्रगुप्त के रूप में। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त का साहस, यह एक ऐसा मेल था जिसने इतिहास बदल दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में पारंगत किया। देखते ही देखते चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी से धनानंद को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उनकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत की सीमाओं पर हमला कर दिया। चंद्रगुप्त ने न केवल उसे युद्ध में हराया, बल्कि उसे संधि करने पर मजबूर कर दिया। परिणामस्वरूप आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गए। भारत के इतिहास में पहली बार हिमालय से लेकर मैसूर तक और बंगाल से लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियों तक एक ही राजा की आज्ञा चलती थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखकर सुशासन का वह ढांचा दिया जिसे आज भी दुनिया के महान राजनीतिज्ञ पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को संभाला, लेकिन मौर्य वंश का सबसे चमकता हुआ सितारा अभी आना बाकी था, सम्राट अशोक। अशोक अपने शासन के शुरुआती वर्षों में एक कठोर योद्धा थे। वे अपनी सीमाओं को और भी विस्तार देना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें कलिंग, आज का ओडिशा के युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। साल था 261 BC। ये युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कलिंग की धरती खून से लाल हो गई। 1.25 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अशोक जीत तो गए, लेकिन जब उन्होंने युद्ध के मैदान में मरे हुए सैनिकों की लाशें, अनाथ बच्चों की चीखें और विलाप करती महिलाओं को देखा, तो उनका पत्थर जैसा हृदय कांप उठा। अशोक ने महसूस किया कि शस्त्रों से हासिल की गई जीत असल में एक हार है। उन्होंने उसी क्षण अपनी तलवार फेंक दी और कसम खाई कि अब वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने बुद्ध के धम्म को अपनाया और अपना जीवन शांति, अहिंसा और जनकल्याण को समर्पित कर दिया। अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। उन्होंने पूरे भारत में पत्थर के स्तंभ बनवाए और उन पर जीवन के ऊंचे आदर्श लिखवाए। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, सराय बनवाई और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का संदेश लेकर विदेशों में भेजा। आज हमारे तिरंगे के बीच में जो नीला अशोक चक्र है, वह उसी महान राजा की विरासत है जिसने सिखाया कि शक्ति का असली उपयोग विनाश में नहीं, बल्कि निर्माण और शांति में है। सम्राट अशोक ने भारत को एक ऐसी पहचान दी जिसने हमें दुनिया भर में शांति का दूत बना दिया। मौर्य साम्राज्य ने हमें वह राजकीय चिन्ह दिया, वे 4 शेर जो आज भी हमारी मुद्रा और सरकारी दस्तावेजों पर गर्व से खड़े हैं। लेकिन वक्त का पहिया रुकता नहीं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब भारत एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहा था जहां एक तरफ नए राजवंशों का उदय होना था, तो दूसरी तरफ कला और विज्ञान का वह स्वर्ण काल आने वाला था जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। तो चलिए अब हम इतिहास के उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसे भारतीय सभ्यता का परमोत्कर्ष माना जाता है। ये वह समय था जब भारत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, कला और धन धान्य से पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कुछ समय के लिए अस्थिरता रही। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और विदेशी शक्तियों ने भी उत्तर पश्चिम से दस्तक दी। लेकिन 4वीं शताब्दी के आरंभ में गंगा की घाटी से एक बार फिर एकता की लहर उठी। यह उदय था गुप्त राजवंश का। इस वंश के राजाओं ने बिखरे हुए भारत को फिर से एक किया, लेकिन इस बार उनकी विजय केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत को कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से भारत को दुनिया का विश्व गुरु कहा जाने लगा। यही कारण है कि इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में पहला नाम आता है समुद्रगुप्त का। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल संगीतकार और कवि भी थे।
उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो ये साबित करता है कि उस दौर का राजा शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होता था। उन्होंने पूरे आर्यावर्त को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन अशोक की तरह ही उन्होंने भी धर्म और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। उनके बाद आए सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें दुनिया विक्रमादित्य के नाम से जानती है। उनके दरबार में नवरत्न सुशोभित थे। विक्रमादित्य के न्याय और उनके वैभव की कहानियां आज भी भारतीय लोककथाओं का हिस्सा हैं। इन्हीं के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसने लिखा कि भारत के लोग इतने सुखी और ईमानदार हैं कि उन्हें अपने घरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वर्ण युग का सबसे बड़ा चमत्कार युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं में हो रहा था। इसी काल में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का उपहार दिया। उन्होंने ही पहली बार ये बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहण लगने के वैज्ञानिक कारणों को समझाया, जब दुनिया अभी अंधविश्वासों में जकड़ी थी। खगोलशास्त्री वरामिहिर और चिकित्सा के ज्ञाता धन्वंतरी ने इसी समय ज्ञान की नई सीमाएं तय की। सुश्रुत और चरक के ज्ञान को इसी काल में संकलित किया गया। लोहे को जंग से बचाने की कला में हम इतने आगे थे कि दिल्ली के मेहरौली में खड़ा लौह स्तंभ आज 1600 साल बाद भी बिना जंग लगे खड़ा है, जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। साहित्य के क्षेत्र में यह महाकवि कालिदास का समय था। उनके लिखे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और काव्य मेघदूतम ने शब्दों को अमर कर दिया। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो अद्भुत चित्रकारी और मूर्तियां आप देखते हैं, उनमें से अधिकांश इसी स्वर्ण युग की देन है। पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर और भगवान बुद्ध की शांत मुद्रा वाली प्रतिमाएं आज भी उस दौर के कलाकारों की कुशलता की गवाही देती हैं। इसी समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों को उनका अंतिम स्वरूप मिला। मंदिरों के निर्माण की जो शैली आज हम देखते हैं, उसकी नींव भी गुप्त काल में ही रखी गई थी। लेकिन वक्त की फितरत है कि वह बदलता रहता है। 5वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर से हुनों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की नींव हिला दी। धीरे धीरे यह विशाल साम्राज्य बिखरने लगा। गुप्त काल के बाद राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां दक्षिण की शक्तियां उभर रही थीं। दक्षिण में चोल, पल्लव और चालुक्य राजा अपनी नौसेना और भव्य मंदिरों से एक नया इतिहास रचने वाले थे। दक्षिण के महाबलियों की कहानी, कैसे राजराज चोल ने समुद्र पार कर तिरंगा क्षमा करें अपनी विजय पताका फहराए और कैसे भारत के विशाल मंदिरों ने आसमान को छुआ। तो चलिए अब हम उत्तर भारत के मैदानों से निकलकर विंध्याचल के दक्षिण में चलते हैं। यहाँ एक ऐसा इतिहास है जो समुद्र की लहरों जितना विशाल और वहाँ के मंदिरों के शिखरों जितना ऊंचा है। जब उत्तर भारत में साम्राज्यों का उत्थान और पतन हो रहा था, तब भारत के दक्षिण में कृष्णा और कावेरी नदियों की गोद में कुछ ऐसी शक्तियां पनप रही थीं जिन्होंने भारत की संस्कृति को 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया। ये दौर था चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का। ये राजा न केवल महान विजेता थे, बल्कि कला और वास्तुकला के ऐसे संरक्षक थे जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे गौरवशाली नाम है चोल वंश। विशेषकर राजा राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल का समय। जरा कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले भारत के पास एक ऐसी नौसेना थी जो आज की आधुनिक सेनाओं को भी हैरान कर देती। चोलों ने केवल जमीन पर राज नहीं किया, उन्होंने बंगाल की खाड़ी को अपनी झील बना लिया था। उनके विशाल जहाज श्रीलंका, मालदीव और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम तक जाते थे। राजेंद्र चोल ने तो गंगा के तट तक विजय अभियान चलाया और इसी खुशी में गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाया। ये भारत के इतिहास का वह समय था जब भारतीय संस्कृति, व्यापार और धर्म विदेशों तक अपनी जड़ें जमा रहा था। दक्षिण के इन राजाओं ने पत्थरों को ऐसे तराशा जैसे वे कोई मोम हो। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। राजराज चोल द्वारा बनवाया गया यह मंदिर वास्तुकला का एक अजूबा है। इस मंदिर के शिखर पर जो 80 टन का पत्थर रखा है,
वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है कि उस दौर में इतनी ऊंचाई पर इतना भारी पत्थर कैसे ले जाया गया होगा। पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए, जिन्हें एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। वहीं राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। कल्पना कीजिए, एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर एक भव्य मंदिर बना दिया गया। ये दुनिया में अपनी तरह का इकलौता निर्माण है। इन मंदिरों ने न केवल भगवान की पूजा की जगह के रूप में, बल्कि कला, नृत्य और शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी काम किया। तुंगभद्रा नदी के किनारे चालुक्य राजाओं ने बादामी, ऐहोल और पट्टडकल जैसे शहरों में मंदिर निर्माण की नई शैलियां विकसित की। उनके समय में ही कन्नड़ और तेलुगु साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। दक्षिण भारत का ये समाज बेहद सुसंस्कृत और व्यापार में धनी था। यहाँ की स्त्रियां संगीत और नृत्य में पारंगत थीं और समाज में संगम साहित्य जैसी महान रचनाओं का प्रभाव था। दक्षिण भारत के इन राज्यों ने सदियों तक भारत की प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखा। जब उत्तर भारत बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था, तब दक्षिण भारत अपनी कला और दर्शन को सहेज रहा था। आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक इसी काल की देन हैं, जिन्होंने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। लेकिन वक्त बदल रहा था। उत्तर भारत के पहाड़ों के पीछे से नई गूंज सुनाई देने लगी थी। रेगिस्तान की रेत को चीरते हुए कुछ नए आक्रमणकारी भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। अब संघर्ष का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला था जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले अध्याय में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत, जब मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों के कदम भारत की धरती पर पड़े और शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष।